हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट सेंट्रल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रल बैंकिंग के मॉड्यूल ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। Dash is a apex bank responsible for managing a country's money supply, controlling interest rate, oversee the banking system of their country, and ensuring the stability and soundness of the financial system। एक कंट्री के अंदर वो कौन सा बैंक होता है जो कि कंट्री की मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, साथ के साथ वो बैंकिंग सिस्टम को भी मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, ताकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रहे, साउंड रहे। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव बैंक। तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक इज अ करेक्ट आंसर। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, साथ के साथ बैंकों को भी सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का क्या नाम है और उसे कब एस्टैब्लिश किया गया था? पहला देखो, फेडरल रिजर्व सिस्टम 1930, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका 1904, या फिर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट 1789, या फिर अमेरिकन बैंकिंग अथॉरिटी 1920। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का क्या नाम है और उसे कब इस्टेब्लिश किया गया था। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर आपको क्या लगा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम और उसको 1913 में जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन फेडरल रिजर्व एक्ट में यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं उसी को हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो फेडरल रिजर्व एक्ट है इसने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, प्राइसेस को स्टेबल रखना, साथ के साथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को मॉडरेट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफाई किए थे। और फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है। साथ के साथ डुअल मैंडेट भी दिया था। इसमें से ये जो पहले दो ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट और स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, इन दोनों को साथ में मिलकर हम क्या कह देते हैं? डुअल मैंडेट कह देते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि फेडरल रिजर्व एक्ट के अंदर डुअल मैंडेट का क्या मतलब है, तो आपने घबराना नहीं, आपने आंसर देना है कि मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट और स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, इन दो ऑब्जेक्टिव को हम डुअल मैंडेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समय के साथ इसने अपने फंक्शंस को मैक्सिमाइज किया, जैसे कि सुपरवाइजरी फंक्शंस भी परफॉर्म करने लगा, साथ के साथ जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी भी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो काम करने लगा और बहुत तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर करने लगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी मेंबर कंपोज द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम एंड हाउ दे आर अपॉइंटेड। ठीक है, तो देखो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फेडरल रिजर्व सिस्टम के अंदर, जो कि इस जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं फेडरल रिजर्व से रिगार्डिंग वो लेती है। ठीक है, तो आपने बताना कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनको कौन अपॉइंट करता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और जो सेंट्रल बोर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो यहाँ पर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेता है। तो ऐसे ही फेडरल रिजर्व सिस्टम के अंदर भी हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं एक तरह से फेडरल रिजर्व सिस्टम की फंक्शनिंग को। तो फटाफट से बता दिए कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर और उनको कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन देखो, 7 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक, 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय कांग्रेस, 9 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय ट्रेजरी सेक्रेटरी, या फिर 7 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड कंफर्म्ड बाय द सेनेट। फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। एनीबॉडी? किसी को नहीं पता? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं और इनको नॉमिनेट कौन करता है? जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, और कंफर्म किया जाता है सेनेट के द्वारा। किसके द्वारा? सेनेट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट को डिफाइन करती है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, यानी कि वो गवर्नमेंट को हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब जब गवर्नमेंट को फंडिंग की जरूरत पड़ती है ना, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है, और सेंट्रल बैंक की एक लिमिटेशन है कि वो सीधे तौर पे डायरेक्टली फंडिंग, लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर यूज किया जाता है मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट का। इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो, मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट के अंदर होता क्या है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो सेंट्रल बैंक को सेल कर देती है, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और उसके बदले में जो सेंट्रल बैंक होती है वो न्यू करेंसी जो है इशू करती है, यानी कि नई नोट जो है वो छापती है, और वो पैसा लोन के फॉर्म में जो है वो गवर्नमेंट को दे देती है। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 100 करोड़ की जो सिक्योरिटीज है वो पहले गवर्नमेंट किसे देगी, सेंट्रल बैंक को सेल करेगी। ठीक है, फिर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उस 100 करोड़ की सिक्योरिटी के बदले में 100 करोड़ की न्यू करेंसी वो इशू करेगा, यानी कि नोट छापेगा, और वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। इसी प्रोसेस को हम मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट जो है वो कहते हैं। अब आपने यहाँ पर आंसर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रही है। पहले अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व सेंट्रल बैंक बोरोइंग मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड देन लैंडिंग इट टू द गवर्नमेंट विदाउट क्रिएटिंग न्यू करेंसी मनी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से बोरोइंग नहीं करता है फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद इन मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट सेंट्रल बैंक सेल्स इट्स ओन एसेट टू द पब्लिक टू रेज फंड्स, तो ऐसा भी बिल्कुल भी सेंट्रल बैंक नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद इट इज अ प्रोसेस वेयर द सेंट्रल बैंक हेल्प्स द गवर्नमेंट फाइनेंस इट्स स्पेंडिंग बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, क्रिएटिंग न्यू करेंसी अगेंस्ट दिस बिल्स टू प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सेंट्रल बैंक क्या करता है, पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स उनको परचेज करता है, फिर उसके अगेंस्ट न्यू करेंसी जो है वो क्रिएट करता है, और वो लोन की फॉर्म में गवर्नमेंट को दे देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट टू गवर्नमेंट दैट इज ऑफन यूज्ड टू फाइनेंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कैन इंपैक्ट द ओवरऑल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव सेंट्रल बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। देखो, जब सेंट्रल बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, तो उसका इंपैक्ट जो है देश के अंदर जो मनी सप्लाई है और जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो पैसा सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट उस पैसे को क्या करेगी, खर्च करेगी, स्पेंड करेगी, और जब वो स्पेंडिंग करेगी तो पैसा लोगों के पास आएगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा सर्कुलेट होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्क यहाँ पर क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, पहला अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होता, देखो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है ना तो लोगों को रोजगार मिलता है। उसका लोअर पब्लिक स्पेंडिंग ये भी नहीं होता है, जब सेंट्रल बैंक पैसा देती है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करती है, कम स्पेंडिंग नहीं करती। इंक्रीज इन्फ्लेशन प्रेशर, तो ये रिस्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब ज्यादा स्पेंडिंग करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, और अल्टीमेटली उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू, तो ये भी बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक परफॉर्म नहीं करता है गवर्नमेंट के लिए। पहला, इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर बोरोइंग प्रोग्राम, तो ये तो फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है ओपन मार्केट के अंदर, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, तो ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइस जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है तभी गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज वगैरह जो है वो बना सके। एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, तो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखता है एज अ कस्टोडियन, तो ये भी फंक्शन होता है। डायरेक्टली फंडिंग बजट डेफिसिट थ्रू लोन्स, तो ये गलत है। बजट डेफिसिट का अगर मैं यहाँ पर मतलब समझा दूं, तो जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं गवर्नमेंट के, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे 1000 करोड़ और जो रेवेन्यू थे वो 900 करोड़ थे, तो डिफरेंस कितना आया, 100 करोड़ रुपए का। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये बजट डेफिसिट जो है वो कहलाएगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो
जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लोन वगैरह नहीं दे सकता है। हालांकि वो मोनेटाइजेशन की हेल्प ले सकता है, पर डायरेक्टली तो फंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गए तो एक मैसेज करके जरूर बता जाएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसकी रिलेशनशिप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। पहले देखो, सेंट्रल बैंक कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट इन सम केसेस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की ऑनरशिप है इसके ऊपर। पर आरबीआई कुछ मामलों में इंडिपेंडेंटली जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि इतनी पावर उसे आरबीआई एक्ट 1934 से जो है वो मिल जाती है। ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है, पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही। कुछ ऐसे मामले जहां पर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ठीक है, द गवर्नमेंट अपॉइंट द सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड बोर्ड ऑफ मेंबर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर हो, या फिर जो लोकल बोर्ड के मेंबर हो, उन सभी को अपॉइंट करने का काम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। उसके बाद सेंट्रल बैंक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सपोर्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक एजेंडा, तो ये गलत है। मतलब कि सेंट्रल बैंक चाहे गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, पर ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती है, ये देश के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? कंट्री के लिए काम करती है। तो सिर्फ गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एजेंडा को सपोर्ट करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेंट्रल बैंक का नहीं होता है, बल्कि देश की ग्रोथ करना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अब कई बार क्या होती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा होता है, तो वहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट कर सकता है कुछ हद तक। ठीक है, हालांकि उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, पर वो कह सकता है कि नहीं भाई ये पॉलिसी ज्यादा सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद बोथ द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट शेयर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, तो ये भी करेक्ट है। सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर देश की ग्रोथ के लिए जो है वो काम करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स रहेगी, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लाइक कैश रिजर्व रेशियो विद द सेंट्रल बैंक। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैंक मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक? देखो क्या है कि चाहे किसी भी देश की बात कर लो, तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली बैंकों को रेगुलेट करता है। जैसे हमारे देश के अंदर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब कुछ ना स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं जो कि कंपलसरी बैंकों को मेंटेन करने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के पास। जैसे हमारे देश के अंदर भी जो कमर्शियल बैंक हैं, उनको, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनको एक कैश रिजर्व रेशियो जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर उनके जितने भी टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करवा कर रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है इनको मेंटेन करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? पहला, टू अर्न इंटरेस्ट ऑन द रिजर्व मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक, तो ये गलत है। देखो पहली चीज आप समझ लो कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसके अंदर जो भी पैसा पड़ा होता है उसके ऊपर सेंट्रल बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ठीक है, टू एंश्योर दैट बैंक्स हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर लैंडिंग टू कस्टमर, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू प्रोवाइड फंड्स टू गवर्नमेंट फॉर पब्लिक स्पेंडिंग, तो रिजर्व का पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है। टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही होता है कि लिक्विडिटी को जो है वो रेगुलेट किया जा सके। मतलब कि हमारे जो बैंक्स हैं उनके पास इतने फंड्स हमेशा अवेलेबल हो कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को आसानी से जो है वो पे कर पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो अपने हाथ खड़े कर दे कहीं डिपॉजिटर को, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब डिफिकल्टी आए तो वहां पर एक क्वेश्चन अवेलेबल हो बैंकों के पास, इसीलिए इसको मेंटेन जो है वो किया जाता है। और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें कंट्रोल करना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करने का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेंट्रल बैंक सेट द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग फॉर बैंक्स बाय एडजस्टिंग दीज रेट्स इट रेगुलेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी एमिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर द इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट बैंक्स लैंडिंग बिहेवियर? देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है वो सेट करता है, जिसको आगे बैंक फॉलो करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए।
ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ठीक है, ये बेंचमार्क रेट होते हैं जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो है वो बोरोविंग वगैरह जो है वो करती है। तो बैंकों को आरबीआई से जिस रेट पे मिलता है उसी रेट से आगे वो कस्टमर को भी लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, तो आरबीआई जो है इस रेट्स में, जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, उसमें एडजस्टमेंट करके जो है हमारे देश के अंदर जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको रेगुलेट करती है। मतलब कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। जैसे अगर इन्फ्लेशन है तो वहां पर क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम कर देती है, अगर डिफ्लेशन है तो वहां पर इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट में एडजस्टमेंट की जाती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है बैंकों के लैंडिंग बिहेवियर पे। पहले देखो, इट हैज मिनिमल इफेक्ट, कोई बहुत कम इफेक्ट होता है। ठीक है, बैंक अपने खुद के लैंडिंग रेट जो है वो डिसाइड करते हैं मार्केट डिमांड के बेसिस पे। या फिर हायर सेंट्रल बैंक रेट डिस्करेज बैंक फ्रॉम लैंडिंग एज अ बोरोइंग बिकॉज मोर एक्सपेंसिव। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखो, अगर सेंट्रल बैंक अपने रेट हाई कर देती, जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए यहाँ पर जो आरबीआई है उसने जो बैंक रेट था वो 5% था, तो बैंक जो है उससे बोरोइंग करती थी 50 करोड़ रुपए की। एक मान के चलिए एबीसी बैंक है, ठीक है, जिससे वो आगे 50 करोड़ रुपए जो कस्टमर को और कंपनीज को लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में जो है दे देते। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी मान के चलिए यहाँ पर 50 करोड़ रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसे बढ़ा दिया, 10% कर दिया। अब ये जो है, ये जो 5% है ये कॉस्ट है। जो एबीसी बैंक है, ये जो बोरोइंग कर रही है आरबीआई से, ये 5% क्या पे करिए, इंटरेस्ट पे करिए, तो ये क्या है, कॉस्ट है। और जब इसे डबल कर दिया गया तो कॉस्ट डबल हो गई, जिसकी वजह से अब ये क्या करिए, अपनी बोरोइंग को कम कर दे रही है। उसने बोरोइंग 25 करोड़ कर दिया, जिससे अब उसके पास सिर्फ 25 करोड़ रुपए लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो जो बैंक है वो बोरोइंग महंगी पड़ गई बैंकों के लिए, और बोरोइंग महंगी पड़ गई तो अब वो बोरोइंग कम करेंगे, और बोरोइंग कम करेंगे तो वो आगे कम लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो रेट को कम कर दे तो बोरोइंग सस्ती हो जाएगी, बैंक ज्यादा बोरोइंग करेंगे और ज्यादा वो लैंडिंग जो है वो करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट में जब चेंज आता है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है बैंकों के बोरोइंग बिहेवियर की, सॉरी, लैंडिंग बिहेवियर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात करें, इट ओनली अफेक्ट द लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, डू नॉट स्मॉलर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो ये गलत है, क्योंकि ये सभी बैंक्स के ऊपर इक्वली जो है वो इंपैक्ट डालती है। उसके बाद changes in central bank rates have no impact on the interest rate charged by the bank। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजीज रूल्स दैट इनेबल द ट्रांसफर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इट अलाउज फॉर द स्मूथ सिक्योर ट्रांसफर ऑफ फंड एसेट बिटवीन द पार्टीज। हु रेगुलेट्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। देखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है क्या? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली हमारे देश के अंदर जितने भी जितने भी यहाँ पर पेमेंट्स की जाती है, जितने भी यहाँ पर फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, उसको स्मूथ तरीके से जो है परफॉर्म करवाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पर आपने नेफ्ट किया है, आपने यहाँ पर नेफ्ट किया है या फिर आपने आरटीजीएस किया है, तो वो सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट हो पाता है, तो इसके पीछे काम कर रहा होता है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक नेटवर्क होता है इंस्टीट्यूशंस का, टेक्नोलॉजीज का, रूल्स का, जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं। और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे फंड ट्रांसफर की हो, क्लियरिंग की हो, उन सभी को एक्यूरेटली मैनर में, टाइमली मैनर में जो है वो सेटल करते हैं। ठीक है, और बैंकों के आपस में बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उनको भी जो है वो सेटल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारे देश के अंदर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है। ऑप्शन है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फटाफट से बता दें कि हमारे देश के अंदर जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसे कौन रेगुलेट करता है। फटाफट से इसका आंसर बता दें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट आंसर। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, तो वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को चलाता भी है, ऑपरेट भी करता है, मैनेज भी करता है और उसे रेगुलेट भी करता है, ताकि जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो उसको सही तरीके से जो है वो परफॉर्म किया जा सके, किसी भी तरह का एरर ना हो, किसी भी तरह का फ्रॉड वगैरह ना हो। ठीक है, बाकी देखो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये तो मतलब कि आरबीआई ने ही से यहाँ पे सेटअप किया था। तो ये बेसिकली बैंकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम जो है वो करता है। अगर हम बात करें रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर? पहला देखो, ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। मैंने बताया आपको कि आरबीआई जो है वो पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रहे, सिक्योर रहे और एफिशिएंसी के साथ काम करे। ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीआई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस या फिर नेफ्ट, ताकि सिक्योर तरीके से यहाँ पर फंड ट्रांसफर जो है वो की जा सके इमीडिएट बेसिस के ऊपर। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआई जो है जितने भी सिस्टमेटिक रिस्क है जब वो मॉनिटर करता है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की फंक्शनिंग के, तो उससे कई सारे रिस्क यहाँ पर मिलते हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं, तो आरबीआई उसको ठीक करता है, ताकि जो हमारा एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम है वो सही तरीके से काम जो है वो कर सके। उसके बाद है प्रमोशन इनोवेशन, तो आरबीआई जो है इनोवेशन को भी प्रमोट करता है, जैसे कि यूपीआई वगैरह हो गया, ताकि और ज्यादा हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो इंप्रूव हो सके, अच्छा बन सके। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है। तो आप अगले क्वेश्चंस करने से पहले, अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, और इन वीडियोस की ड्यूरेशन काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अच्छे तरीके से सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस जो है वो अपडेटेड रहता है, यानी कि कोई भी अगर चेंजेस होती हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको कहीं भी सर्च करने की, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा चीज आपको एक जगह मिल जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी देते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देते हैं। साथ के साथ रिवीजन करनी हो तो ई पीडीएफ नोट्स हम दे देते हैं। होता है ना कि हमने पहले वीडियो गो थ्रू कर ली, अब पेपर आ गया तो रिवीजन कर ले फटाफट से, तो ई पीडीएफ नोट्स हमने दे दिए हैं। और ये जो लाइव क्लास होती है वो रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाती है, अगर आपको आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की है तो वो आप रिकॉर्ड फॉर्म में जब चाहे देख सकते हो। तो अगर हम ओवरऑल करें तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, मन आपने बना ही लिया है, तो हमारे जो कोर्स है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है जिसका नाम है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएगा। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, अगर आप लैपटॉप वगैरह पे एनरोल करना चाहते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक? पहले इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो देखो, सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हो बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए, ऐसे ही कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए। तो ये सिंपल सा रिलेशन है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक का भी बैंक होता है। ओके, तो पहले देखो, सेंट्रल बैंक सेट्स रेगुलेशंस फॉर बैंक एंड सुपरवाइजर एक्टिविटीज ऑफ बैंक, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो आरबीआई है वो बेसिकली जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है, सुपरवाइज करता है, उनके लिए रेगुलेशन जो है वो बनाता है। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक कैन एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये भी करेक्ट है। देखो, लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है कि जब बैंक को किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है और उसने हर किसी से लोन मांग कर देख लिया पर उसे लोन नहीं मिला, तो लास्ट में जो लोन देता है वो हमारा यहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो देता है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि लास्ट में जब किसी ने नहीं लोन दिया तो ये यहाँ पर बैंकों को लोन जो है वो देता है। ठीक है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी फिक्स करता है, जिससे बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है, लैंडिंग होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है, बढ़ती कम होती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो कोई स्टेटमेंट तो फॉल्स है ही नहीं। तो करेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर की टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस interest rate in the economy. Open market operations involve the buying and selling of government securities such as treasury bills bond by the central bank in the open market. Which open market operation would decrease the money supply in the economy? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है, किसे? पब्लिक को या फिर हमारी कमर्शियल बैंक्स को, ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा? पहला देखो, सेंट्रल बैंक बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है
कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रही है, या फिर द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, या फिर सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है कमर्शियल बैंक को, या फिर द सेंट्रल बैंक लोअर्स द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ने जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसे कम कर दिया है, या फिर सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द डिस्काउंट रेट फॉर कमर्शियल बैंक। तो पहली चीज आप देखो, ये जो दो एक्टिविटीज है ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आते हैं, तो ये तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है। और इजी मैंने आपको बता दिया, अब इसमें से एक आपको ऑप्शन जो है वो चूज करें, ओके ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सेंट्रल बैंक बायस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो क्या इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? मान के चलिए इस समय बैंकों के पास जो पैसा है वो है 100 करोड़ रुपए, मान के चलिए, ठीक है। और आरबीआई ने क्या किया, कुछ यहाँ पर पहले से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो इन बैंक्स को जो है वो सेल किया हुआ था, ठीक है। अब आरबीआई ने वो वापस परचेज कर लिया, मान के चलिए उसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 100 करोड़ की थी। तो जब आरबीआई इन सिक्योरिटीज को परचेज करेगी कमर्शियल बैंक से, तो बेसिकली उसे 100 करोड़ रुपए किसे देने पड़े, बैंक को। जब आरबीआई ने परचेज किया तो आरबीआई से 100 करोड़ रुपए किसके पास चले गए, बैंक के पास जो है वो चले गए 100 करोड़ रुपए। अब कितना यहाँ पर पैसा बचा, 200 करोड़ रुपए आ गए, बैंक के पास 100 करोड़ रुपए और आ गए, तो इससे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, डिक्रीज थोड़ी हुई। पहले 100 करोड़ मनी सप्लाई थी, अब 200 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक, तो मान के चलिए 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, नहीं 50 करोड़ की कर लेते हैं, ओके। तो आरबीआई ने ये सेल कर दी कमर्शियल बैंक। अब देखो कमर्शियल बैंक जब बाय करेगी तो कमर्शियल बैंक पैसा किसे पे करेगी, आरबीआई को। आरबीआई किसे दे देगी, गवर्नमेंट को, जिससे क्या होगा, मान के चलिए 50 करोड़, तो 50 करोड़ रुपए किसके पास आ गए, आरबीआई, आरबीआई से यहाँ पे चले गए गवर्नमेंट के पास। अब बैंकों के पास कितना बचा, सिर्फ 50 करोड़ रुपए। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है तो इससे हमारी जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होगी, इससे जो हमारी मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मनी सप्लाई कब डिक्रीज होगी, जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को जो है वो सेल करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैश रिजर्व इशूज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट व्हिच बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व ऑफ बैलेंस, व्हाट वुड हैपन इफ सीआरआर इज इंक्रीज, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर सीआरआर को इंक्रीज किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक विल हैव मोर मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लैंडिंग करने के लिए, या फिर लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम विल इंक्रीज, जो लिक्विडिटी है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर बैंक्स विल अर्न हायर इंटरेस्ट रेट ऑन देयर रिजर्व्स, या फिर क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, जो क्रेडिट फ्लो है यानी कि जो मनी सप्लाई है वो यहाँ पर कम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान के चलिए एक बैंक है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, जिसमें से जो सीआरआर है वो 5% है, यानी कि 5 करोड़ रुपए उसे आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और अगर एसएलआर की बात करें तो वो है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अगर हम पहले सीआरआर को माइनस कर दें तो बचा 95 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ सीधा आरबीआई के पास चले गए, उसके बाद 10 करोड़ रुपए और माइनस करने पड़ेंगे एसएलआर के लिए, जो कि बैंक को अपने पास ही मेंटेन करके रखने पड़ता है, रिजर्व करके रखने पड़ता है लिक्विड फॉर्म में। तो बचे कितने यहाँ पर 85 करोड़। अब बैंक कितना लोन दे सकती है, 85 करोड़, यानी कि क्रेडिट फ्लो कितना होगा इकोनॉमी के अंदर, 85 करोड़ रुपीस, ओके। अब मान के चलिए ये जो सीआरआर था वो 10% हो गया। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले 100 करोड़ रुपए में से जो 10 करोड़ सीआरआर के वो माइनस हो गए, कितने बचे, 90 करोड़ रुपए। उसके बाद 10 करोड़ रुपए हमारे जो एसएलआर है वो माइनस हो गया, अब कितने बचे, 80 करोड़ रुपए। तो अब देखोगे अब कितना क्रेडिट फ्लो होगा इकोनॉमी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ रुपए होगा, यानी कि 5 करोड़ से क्रेडिट फ्लो जो है वो कम हो गया, क्योंकि जो सीआरआर है उसे यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर बैंकों को ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, जिससे जो क्रेडिट फ्लो होगा इकोनॉमी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैंक्स हैव टू मेंटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एसेट विद देमसेल्व्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देयर टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, दिस इज नोन। देखो बैंक के पास जितने भी यहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स होते हैं जो वो पब्लिक से एक्सेप्ट कर दिए, उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन से, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और एक होते हैं आपके टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें तो ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि कस्टमर की डिमांड पर रीपेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी पैसा पड़ा है, करंट अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है वो कस्टमर जब मांगता है बैंक को वो देने पड़ते हैं। टर्म डिपॉजिट के अंदर हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, और जब वो फिक्स टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो बैंक आपका पैसा वापस करता है, जैसे कि एफडी हो गया, आरडी हो गया, ठीक है। तो ये जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंक को, उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे मान के चले 10% हो गया, ठीक है, उसको अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में जो है वो रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, ताकि उनकी जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन हो,
ठीक है, और वो अपने कस्टमर की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। तो ये जो रिजर्व है इसे हम क्या कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेटो या फिर रिवर्स रेपो रेट, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, हु हैज अ सोल अथॉरिटी टू इश्यू लीगल टेंडर करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको इशू करने का अथॉरिटी किसके पास होता है? पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दें कि हमारे देश के अंदर जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको इशू करने की जो सोल अथॉरिटी है वो किसके पास है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अब ये लीगल टेंडर का क्या मतलब है? तो देखो, जो करेंसी नोट्स इशू करता है आरबीआई, उसके अंदर लीगल टेंडर करेक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे देश के अंदर वो लीगल लीगल फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है वो माना जाएगा, यानी कि हर कोई उसको एज अ पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, कोई भी उसे एक्सेप्ट करने से मना जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो भी नोट्स होते हैं, जैसे 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, 200 रुपए का है, ठीक है, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है कि जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो हम धारक को पे करें। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेंटेनिंग इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट करेंसी रिटेन इट्स वर्थ बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन टू प्रिवेंट रैपिड इरोजन ऑफ करेंसी परचेजिंग पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी? तो पहले यहाँ पर आपको समझना है कि इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी का क्या मतलब है। तो पहले आप समझो इंटरनल वैल्यू का क्या मतलब है। इंटरनल वैल्यू, देखो, इंटरनल वैल्यू का मतलब कंट्री के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है, करेंसी की क्या वैल्यू है। तो इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी का सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर करेंसी की उसकी कंट्री में क्या वैल्यू। जैसे मान के चलिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपीज। तो इस रुपीज की क्या वैल्यू है इंडिया के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 रुपए से हम कितना सामान या फिर सामान जो है वो खरीद सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, उसी को हम इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो करेंसी की जो इंटरनल वैल्यू है उसे मेंटेन करके रखे, जिसके लिए उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन की वजह से जो मनी की जो इंटरनल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। इंटरनल वैल्यू से मतलब इंटरनल वैल्यू का रिलेशन परचेसिंग पावर से ही है कि एक करेंसी कितना परचेज जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी? द इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी रेफर्स टू एक्सचेंज रेट कंपेयर्ड टू फॉरेन करेंसी इंडिकेटेड हाउ मच फॉरेन करेंसी या यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन बाय। तो ये गलत है, यहाँ पर ये एक्सचेंज रेट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी रेफर्स टू परचेसिंग पावर विद इन द country's own economy. It is about how much goods and services a unit of currency can buy domestically. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्टली डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी का क्या मतलब है कि एक कंट्री के अंदर उसी की करेंसी की परचेजिंग पावर क्या है, यानी कि वो कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है वो खरीद सकती है डोमेस्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन विद द इकोनॉमी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एबिलिटी टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। तो ये तो आपकी मनी सप्लाई होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद देखो, हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो अगर हम बात करें परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की, तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? पहले एक्सचेंज रेट को समझो, एक्सचेंज रेट है क्या। देखो, एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, आप रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब एक चीज आपको पता है कि जो रुपीस की वैल्यू है वो डॉलर के इक्वल नहीं है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है और रुपीस की वैल्यू यहाँ पर कम है, यानी कि 1 रुपए 1 डॉलर के बराबर नहीं है। इसके पीछे कई सारे यहाँ पर रीजन होते हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना होता है कि एक करेंसी की वैल्यू कितनी है दूसरी वैल्यू के कंपैरिजन में, दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में। जिसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा है 80 रुपीज इज इक्वल टू 1 USD। ये आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है।
क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि एक यूएसडी के इक्वल 80 रुपए आते हैं, यानी कि अगर आपको एक यूएसडी चाहिए तो आपको 80 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। तो एक हमारी यहाँ पर परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी होती है, जो कि यहाँ पर बताते हैं कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है। तो अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले देखो, बाय कंपेयरिंग द इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्री, दो कंट्रीज के बीच में जो इंटरेस्ट रेट है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, या फिर बाय इक्वलाइजिंग द परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज फॉर अ गिवन बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर बाय एनालाइजिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, या फिर बाय एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट ट्रेंड्स बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी कैसे काम करती है? तो ये बेसिकली क्या करती है कि एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को सिलेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक बर्गर, ठीक है, बर्गर पसंद है आपको, तो बर्गर, ठीक है, तो मान के चलिए ये जो बर्गर है वो यूएसए में मिलता है $1 का, और इंडिया में मिलता है 20 रुपीज का। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ये तो मैंने एग्जांपल के एक लिया, वैसे हम मल्टीपल गुड्स और सर्विस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली जब परचेसिंग पावर थ्योरी की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, देखते हैं कि एक कॉमन गुड्स को खरीदने के लिए एक देश की करेंसी की कितनी यूनिट्स जो है वो लगती है, यानी कि एक देश की करेंसी की एक यूनिट कितनी यहाँ पर गुड्स परचेज कर सकती है। तो देखो, हमने देखा कि यूएसए के जो $1 है वो $1 में एक बर्गर खरीद रहा, और जो इंडिया है उसके जो 20 रुपीज है वही इस सेम बर्गर को 20 रुपए में जो है वो खरीद रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए का जो $1 है वो इंडिया के 20 रुपए के जो है वो बराबर है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, परचेसिंग पावर को कैलकुलेट करते हैं, और परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट को जो है एक्सचेंज रेट को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल की हेल्प से कि कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन जो है वो करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि कंट्री की जो करेंसी है वो एक गुड्स को कितने प्राइस पे खरीदती है, फिर दूसरी कंट्री उसको कितने प्राइस पे खरीदती है, और वही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। डैश refers to the decrease in the value of country's currency relative to one or more currency. It can occur due to various factors including economic conditions, interest rate differential, political instability and changes in the market sentiment. ठीक है, तो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि रुपया जो है वो गिर गया है डॉलर के कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब होता था कि जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस की वैल्यू पहले से भी ज्यादा कम हो गई है। जैसे पहले मान के चलिए 80 रुपए इजिकल टू आपका 1 USD आ रहा है, क्या हुआ कि अब 85 इजिकल टू 1 USD आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से हमारी जो वैल्यू है, हमारे रुपीस की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो फॉरेन करेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन, या फिर करेंसी पैगिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, करेंसी डेप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपके होम करेंसी किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में होम करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो वो आपका करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो कहलाता है। अगर पहले 80 रुपए एक यूएसडी था, अब 85 रुपीज एक यूएसडी, इसका मतलब आपकी जो करेंसी है वो एक डेप्रिशिएट जो है वो हो चुकी है। अब बात करते हैं व्हाट इज द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद रैपिड डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। अगर एक करेंसी की रैपिड डेप्रिसिएशन होती रहती है तो उससे क्या रिस्क राइज होगा? पहले देखो, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू वो बढ़ रही है, या फिर इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग करेंसी, या फिर राइजिंग इन्फ्लेशन एंड हायर इंपोर्ट कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा। देखो, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मान के चले आप पहले एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीद पाते थे, अब क्या हो गया? वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है और आप मशीन को 6 लाख रुपए में खरीद पा रहे हो, तो 1 लाख रुपए से कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब जब वो इंडिया के अंदर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, जिससे इन्फ्लेशन आएगा देश के अंदर। और अगर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है कंट्री में। जैसे एक कई सारी यहाँ पर कंट्री है जहां पर मतलब इतनी इतनी गड्डी होती है नोट्स की, और उससे हम सब्जी लेने खरीदने जाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो तो मिलियंस में नोट्स हैं पर उससे हम 2 आलू खरीद पा रहे हैं, तो ऐसी हालत हो जाती है। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं होता है। उसके बाद हम एक यहाँ पर केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ अ सेंट्रल। देखो, बरसों से डिबेट रही है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिपेंडेंटली काम करे या फिर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करे। कई सारी यहाँ पर केस स्टडीज हैं, कई सारी यहाँ पर स्टडीज हैं, है ना। तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, उसके वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी करने वाले हैं इस केस स्टडी के हेल्प से।
पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस। तो इसमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं होता है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस का? पहला पर्सोनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पॉलिसी इंडिपेंडेंस या फिर गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस रहते हैं जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, तो एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पर्सोनल इंडिपेंडेंस की। पर्सोनल इंडिपेंडेंस यहाँ पर क्या है, देखो, जब हम सेंट्रल बैंक को ये पावर देते हैं कि वो अपने टॉप ऑफिशियल्स को, टॉप ऑफिसर्स को खुद से अपॉइंट कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, तो ये आपका पर्सोनल इंडिपेंडेंस जो है वो कहलाता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो यहां पर हम लोग बेसिकली सेंट्रल बैंक को ये पावर देते हैं कि वो खुद से डिसाइड कर सके कि उसको गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करनी है या फिर नहीं करनी है। जैसे अगर हम आरबीआई की बात करें, तो जो आरबीआई है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो काम करती है, उसके जो डायरेक्टिव्स होते हैं उनको फॉलो करती है। तो जब हम एक सेंट्रल बैंक को पावर दे रहे हैं कि वो खुद डिसाइड करे कि उसे सेंट्रल बैंक को फंडिंग देनी है या फिर नहीं देनी है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहलाता है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम सेंट्रल बैंक को मौके दे सकते हैं कि वो खुद पैसा कमाए, खुद अपना बजट बनाए, ठीक है, जिससे उसे गवर्नमेंट पे फंडिंग के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। पॉलिसी इंडिपेंडेंस के अंदर बेसिकली हम सेंट्रल बैंक को पावर देते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को खुद बनाए। जैसे सेंट्रल बैंक की मेन पॉलिसी कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम सेंट्रल बैंक को पावर देते हैं कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी खुद से बनाए। ठीक है, गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो खुद से यहाँ पर बनाए, जो उसको सही लग रहा है वो यहाँ पर बनाए। इसके अलावा एक गोल इंडिपेंडेंस होता है जहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो खुद से अपने गोल को डिटरमाइन जो है वो कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर्सोनल इंडिपेंडेंस रेफर टू, तो मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग जो है वो समझा दिया है, तो आपने बताना है कि पर्सोनल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, पर्सोनल इंडिपेंडेंस का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, पहले देखो, द सेंट्रल बैंक एबिलिटी टू सेट इज ओन इंटरेस्ट रेट, मतलब कि सेंट्रल बैंक की एबिलिटी कि वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद से यहाँ पे जो है वो सेट कर सके। या फिर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक ऑपरेशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे सेंट्रल बैंक के ऑपरेशन के ऊपर। या फिर फ्रीडम ऑफ सेंट्रल बैंक टू अपॉइंट एंड डिसमिस इट टॉप ऑफिशियल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जब हम सेंट्रल बैंक को फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने टॉप ऑफिशियल्स को खुद से अपॉइंट भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, तो यही आपका पर्सोनल इंडिपेंडेंस कहलाता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक एबिलिटी टू प्रिंट मनी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग अ सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो इसमें से कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम सेंट्रल बैंक की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी उसे इंक्रीज कर सकते हैं। रिक्वायरिंग गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ऑल सेंट्रल बैंक एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने भी सेंट्रल बैंक एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उसके लिए पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर इंश्योरिंग द सेंट्रल बैंक जनरेट इट्स ओन इनकम थ्रू फीस एंड सर्विसेज, तो इंश्योर करना कि जो सेंट्रल बैंक है वो खुद से यहाँ पे जो है इनकम को जनरेट करे, खुद से पैसा जो है वो कमाए, जिसकी हेल्प से उसे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। या फिर प्रोवाइडिंग द सेंट्रल बैंक विद अ क्लियर लीगल मैंडेट टू परस्यू प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि सेंट्रल बैंक को बोलना कि आपको सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश रेफर्स टू द लेवल ऑफ फ्रीडम इज सेंट्रल बैंक पोसेसेस इन क्राफ्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम एक सेंट्रल बैंक को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को क्राफ्ट यानी कि बना भी सकती है और उसे इंप्लीमेंट भी कर सकती है, तो इस इंडिपेंडेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रीडम को क्या कहेंगे, पर्सोनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पॉलिसी इंडिपेंडेंस या फिर गोल इंडिपेंडेंस। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चार क्वेश्चन बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर को क्या लग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर, सॉरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, पॉलिसी इंडिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम यहाँ पर केस स्टडी करेंगे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना यहाँ पर इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक के अंडर जो है वो काम करती है। ठीक है, और सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो काम करती है और वो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। अगर हम इसकी इंडिपेंडेंस की बात करें, पर्सोनल इंडिपेंडेंस की, तो यहाँ पे पर्सोनल इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं आरबीआई के, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, लोकल बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। हालांकि एक सिलेक्शन कमेटी होती है, पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट खुद ही लेती है। तो यहाँ पर पर्सोनल इंडिपेंडेंस नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो आरबीआई के पास खुद के इनकम स्ट्रीम्स हैं, यानी कि वो खुद यहाँ पर पैसा जो है वो कमाती है, पर फिर भी उसे गवर्नमेंट फंडिंग की जरूरत जो है वो पड़ती है स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए, जिसके लिए उसे
गवर्नमेंट अप्रूवल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद अगर हम पॉलिसी इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो आरबीआई है उसे क्लियरली बोला गया है कि उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि उसे मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनानी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि गवर्नमेंट जो डायरेक्टिव इशू करती है, ठीक है, इन मैटर्स के ऊपर उन्हें भी आरबीआई को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ हद तक इंडिपेंडेंस रहती है पर ज्यादा नहीं। गोल इंडिपेंडेंस की बात करें तो आरबीआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी है, पर कुछ स्पेसिफिक मतलब कि कई केसेस में क्या होता है कि जो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है आरबीआई को, यानी कि आरबीआई खुद से अपना जो कोर गोल है उसको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अब ये केस स्टडी थी, अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। क्वेश्चन देखो क्या है, अंडर विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस माइट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मोस्ट कंसर्न। देखो हुआ क्या कि जो आरबीआई है, जो आरबीआई उसका जो गवर्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि एक आरबीआई का जो टॉप ऑफिशियल है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो की जा रही है। तो इससे आरबीआई की किस इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, यानी कि घबराने की बात है, फटाफट से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पर्सनल इंडिपेंडेंस रहेगा। अगर टॉप ऑफिशियल को, यानी कि जो मेन बंदा है आरबीआई का, उसे अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करे तो इट मींस कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो उससे उसकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है वो कुछ हद तक हो जाती है। उसके बाद इफ द आरबीआई वर ग्रांटेड कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड ओन बजट इट वुड लाइकली स्ट्रेंथन इट्स। देखो अगर हम आरबीआई को कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दें कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले लेती है, साथ ही साथ उसे खुद का बजट भी देते हैं, तो वो उससे आरबीआई की क्या मजबूत होगी, मतलब कि कौन सी इंडिपेंडेंस मजबूत होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो यहाँ तक एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, तो ताकि हम उस डाउट को यहीं पे जो है वो क्लियर कर सके। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर, फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर, एनी डाउट। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर द इन्फ्लेशन इज राइजिंग रैपिडली, the government pressure RBI to lower the interest rate to stimulate the economic growth. The situation creates a tension between which aspect of RBI independence। देखो हो क्या रहा है पहले समझो। देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्फ्लेशन को कम करे, और इन्फ्लेशन को कम करने का एक तरीका होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बढ़ते ही जो बैंक होते हैं वो लैंडिंग और बोरोविंग कम करते हैं, जिससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। पर गवर्नमेंट यहाँ पर प्रेशर डाल रही है आरबीआई के ऊपर कि उन्हें इंटरेस्ट रेट को कम करना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। तो ये जो सिचुएशन है वो किस इंडिपेंडेंस, आरबीआई की कौन से एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में टेंशन क्रिएट कर रही है, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। और किसी भी तरह का डाउट हो, मतलब आप इसका आंसर बता दीजिए, डाउट तो अभी आएगा इसके बाद, तो अभी मुझे यहाँ पर इसका आंसर चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर एनबडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोल इंडिपेंडेंस। गोल इंडिपेंडेंस जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो आरबीआई का गोल क्या है, अगर हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई का गोल है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, पर जब गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, आरबीआई का जो गोल है, मेन गोल है, वो उसको अचीव नहीं कर पा रही, तो इसके पास गोल इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं, ठीक है। तो फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है, और डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करके बिंदास पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंट्रोड्यूस द कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज नोन एज। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या, इसका मतलब समझ लो, ये एक तरह की इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसे यहाँ पर मेंटेन करके रखती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस जो है वो इशू किया था ताकि जो कंट्रीज हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छा जो है वो बना सके। तो उस कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ELRIC फ्रेमवर्क। क्या है हमारा ELRIC फ्रेमवर्क, इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, देखो ये 5 एरियाज के ऊपर फोकस करता है। पहला ELRIC 5 एरियाज है उनके ऊपर फोकस करता है और इसको इंप्रूव करता है। पहला एरिया है एक्सटर्नल ऑडिट मैकेनिज्म, यानी कि जो एक्सटर्नल ऑडिट मैकेनिज्म है वो कैसा रहना चाहिए ताकि हमारी जो जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही होगी तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मेंटेन किया जा सके ताकि हमारी जो पॉलिसी है वो अच्छी जो है वो बन सके। साथ के साथ लीगल स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंस का क्या लेवल होना चाहिए,
सेंट्रल बैंक का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ पर कैसे जो है वो की जानी चाहिए, इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म यहाँ पर क्या होना चाहिए, और इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इन 5 एरियाज के ऊपर जो है ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इशू करती है, जिनको कंट्रीज फॉलो करती हैं जब भी वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती हैं, ताकि वो अपने देश के लिए एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बना सके। तो इन्हें बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का यूज किया जाता है ना एज अ बेंचमार्क। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो हम इन गाइडेंस को जो है फॉलो करते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो ELRAC फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली सेंट्रल बैंक का जो कंट्रोल गवर्नर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे असेस करता है, साथ के साथ जो वल्नरेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर बनाई जा रही है तो जो जो वल्नरेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करता है, साथ के साथ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है ताकि एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर उनको मिटिगेट जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कहता है ELRAC फ्रेमवर्क, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इशू करता है। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑल इज क्लियर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने बेसिकली सेंट्रल बैंकिंग के मॉड्यूल ए के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 3 ही चैप्टर मॉड्यूल ए के अंदर, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, केस स्टडी हो सकते थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इससे ना आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल ए जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, हालांकि पूरे डिटेल में कवर नहीं हुआ है, पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, केस स्टडीज हो सकती थी, वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, तो हमारे चैनल के ऊपर हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस जो है वो डलती रहती हैं। तो अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह होती है तो हम उस व्हाट्सएप चैनल में जो है वो डालते रहते हैं। तो उसे जरूर यहाँ पर जाकर ज्वाइन जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। तो यहाँ पर हम सेशन को ओवर करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जब तक आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए।